दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में जो कि आपके एग्जाम्स यूपी लोअर पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, बीपीएससी टीआरई 4.2, यूपी पुलिस एंड रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच मौर्यन रूलर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर? कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोका या ऑप्शन डी दशरथ। कलिंग युद्ध की बात करें, कलिंग युद्ध यह 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश, मौर्य वंश ने भारत पर 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 200 184 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। 184 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। मौर्य वंश की स्थापना की बात करें, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद मौर्य वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने सहायता की थी। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। चाणक्य की सहायता से स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, शासक बने। यह 297 ईसा पूर्व में 297 ईसा पूर्व में शासक बने और इन्होंने 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार के बाद शासक बने थे बिंदुसार के पुत्र अशोक। सम्राट अशोक कहा जाता है जिन्हें, सम्राट अशोक। इन्होंने 268 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व में शासन पर बैठे, गद्दी पर बैठे। 268 ईसा पूर्व से यह 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। 232 ईसा पूर्व तक। इसी में 261 ईसा पूर्व में कलिंगा युद्ध हुआ था। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के बाद इन्होंने नरसंहार रक्तपात देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के सम्राट अशोक ने कई स्तंभ और शिलालेख पर अपनाए गए बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करवाया और अपने शासन की नीतियों को शिलालेखों पर और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया था। शिलालेखों को पढ़ने में अब तक जेम्स प्रिंसेप को सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख पढ़े हैं। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ने में इन्हें कामयाबी मिली है अब तक। सम्राट अशोक के बाद अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए जो कि ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, अधिक प्रभावशाली नहीं रहे। और अंतिम शासक की बात करें, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे।
मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिन्हें 184 ईसा पूर्व में 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर बृहद्रथ की हत्या कर बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे सम्राट अशोक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद नरसंहार को, रक्तपात को देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन सी। 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1905 में ही कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। बात करते हैं 1885 की। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 18 दिसंबर 1985 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में की थी। बात करते हैं 1901 की। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1901 की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इससे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1901 के अधिवेशन में। वह कौन सा अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। बात करें 1911 की। 1911 में भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में भी हुआ था और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। विशन नारायण धर ने 1911 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान गाया गया था। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। बात करते हैं 1917 की।
1917 यह भी महत्वपूर्ण है। 1917 में भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1917 में भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट, यह भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था। तीन, हमने आपसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में चर्चा की। 1901 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता की दिनसा पाचा ने। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग लिया। दूसरा है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और तीसरा अधिवेशन है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी 1917 में और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था। सही आंसर है आपका 1905। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसी वर्ष स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बात करें अर्थशास्त्र, यह चाणक्य के द्वारा संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है अर्थशास्त्र। बात करते हैं मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कालिदास की बात करें, कालिदास यह संस्कृत के महान व्याकरणज्ञ हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, इनकी रचनाएं ऋतु संहारम, दूसरी है मेघदूतम। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि वेरियस एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं। ऋतु संहारम, मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बात करें बाणभट्ट की। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी और हर्षचरितम। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौटिल्य, चाणक्य, इनका अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो इन्होंने संस्कृत में लिखा था। कालिदास ने ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम नामक ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? Which of the following resigned from the Viceroy Executive Council in protest against the जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था,
इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये भी आपसे प्रश्न कई एग्जाम से पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी महात्मा गांधी ने और नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा सर शंकरन नायर ने दिया था। शंकरन नायर ने। चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमरावती अधिवेशन जो कि 1897 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी शंकरन नायर ने। सर शंकरन नायर ने अमरावती अधिवेशन 1897 में। शंकरन नायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। ये हम पहले ही क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बात करें फायान। फायान ये चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था।